दो शहरी और दो गांव की बहू का गृह प्रवेश। राजपाल जी, शहर में लाखों लड़कियां हैं, फिर आप क्यों देसी गवार लड़कियों से शादी करके मेरे बेटों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? कामिनी जी, हम दोनों पहले ही इस पर बात कर चुके हैं। आप अपनी मर्जी से दो मॉडर्न बहुएं ला रही हैं, इसलिए मेरे दो बेटों की शादी कोमल और इमली से ही होगी। हाँ, ठीक है, ले आओ अपनी मर्जी से उन दोनों देसी गर्ल्स को बहू बनाकर। पता नहीं कैसा डिस्ट्रॉय हस्बैंड मिला है मुझे तो। अपनी पत्नी कामिनी को इस तरह से फर्राटेदार इंग्लिश बोलता देखकर राजपाल भी गुस्से में कहते हैं, आप फिर अंग्रेजी में खिटपिट करने लगी। जल्दी बताइए, क्या मतलब होता है इसका? डिस्ट्रॉय हस्बैंड का मतलब है नाशपति, और आप वही हैं। इस कहानी की शुरुआत राजपाल जी और कामिनी जी के बीच 30 साल पहले शुरू हुई थी, जब राजपाल जी अपना गांव छोड़कर शहर में आए थे कमाने के लिए। मगर शहर की कामिनी से लव मैरिज की और दोनों की शादी से उनके 4 बेटे हुए। मगर भैया, जहां एक तरफ राजपाल जी चाहते थे कि उनकी चारों बहुएं गंगा पार की हों, वहीं सास चाहती थी कि बहुएं जमुना पार यानी कि शहर से हों। इसीलिए कामिनी ने अपने 2 बेटे रोहन और लव की शादी शहर की मॉडर्न लड़कियां तान्या और मोना से पक्की कर दी। वहीं राजपाल ने राजेंद्र और सतेंद्र की शादी गांव की सीधी सादी कोमल और इमली के साथ तय कर दी थी। एक नजर डालते हैं शादी की तैयारी पर। सैया जी दिलवा मंगीले कमचा बिछाई के, सैया जी दिलवा मंगीले कमचा बिछाई के। तभी उनकी माँ रज्जू कमरे में आ जाती है और अपनी बेटियों को बेधड़क नाचता हुआ देखकर कहती है, अरे ए इमलिया कोमलिया, ई का नचनिया बनकर थिरक रही हो? अम्मा, हमको तो यकीन ही नहीं होता है कि हमारी शादी होने वाली है। अम्मा, हमारा ससुराल कैसा है? हाँ अम्मा, बताओ ना, हमारी ससुराल में कौन कौन है? अरे दादा, तुम दोनों हमार दिमाग नहीं चाटो, नहीं तो बताए रहे हैं विदाई से पहले झाड़ू से सुताई कर देंगे। चलो चलकर हल्दी लगवाओ। इसके बाद इमली और कोमल को घर के आंगन में ही हल्दी लगाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोना और तान्या, जो कि शहर से थी, उनकी मेहंदी और हल्दी का फंक्शन एक महंगे से बैंकेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। वेल तान्या, कल हम दोनों की शादी के बाद बैचलर बंदी से बहू बन जाएंगे हम, सो आज जी भर कर फन करेंगे। अगले दिन बड़े ही धूमधाम से राजपाल और कामिनी के चारों बेटों की शादी होती है। इमली, कोमल, मोना और तान्या के साथ हो जाती है। इसके बाद वो बहू बनकर ससुराल आ जाती हैं, जहां दहेज में कोमल और इमली भैंस और गाय लाती हैं। अरे पिछली हमदी प्यारी भैंसिया, तू भोपू का ही बजावत है। अच्छा, हम समझ गए, तुझको सुस्ताने के लिए जगह चाहिए। माँ जी बता दीजिए, हम अपनी गाय और भैंस को कहाँ बांधे? मेरे सर पर बांध दो। अरे माँ जी, काहे गरमात है? कहिए तो आपके लिए फायर ब्रिगेड डियर बुला दे। ये सुनकर दरवाजे पर खड़ी शहरी बहुएं तान्या और मोना जोर जोर से हंसने लगती हैं। वो फायर ब्रिगेड डियर नहीं, फायर ब्रिगेडियर होता है, मेरी देसी देवरानी। हाँ सही पकड़े जेठानी जी, उका है ना, हम दोनों गांव से है ना, तो इसीलिए हमारी अंग्रेजी आपकी तरह फर्राटेदार नहीं है, इसीलिए जुबान फिसल ही जाती है। मामी जी, आपने क्या देखकर इन देसी गर्ल्स को हमारी देवरानी बना कर ले आए हैं आप? जरा देखिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम बिहारी वाली है। अरे ओ हवा हवाई, ज्यादा बकर बकर की ना तो देंगे उल्टे हाथ का फटका, जमीन में धूल चाटती हुई नजर आओगी। अपनी देसी देवरानी की फटकार सुनकर तान्या और मोना गुस्से में चिढ़ जाती हैं और दरवाजे पर ही देसी और शहरी बहू के बीच में पंगेबाजी शुरू हो जाती है। दो कौड़ी की देसी गर्ल्स, भूलो मत, रिश्ते में हम तुम्हारी जेठानी हैं। रिश्ता में तो हम भी तुम्हारी देवरानी लागत हैं, लेकिन नाम है इमलिया और कोमलिया। स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। ई लो, बस ई की ही कमी थी, अब तो माँ जी भी अंग्रेजी में खिटपिट करने लगी हैं। राजपाल जी, समझाइए अपनी बॉडम बहुओं को। इमली बहू, कोमल बहू, चुप हो जाओ और गृह प्रवेश करके अंदर आओ।
इसके बाद कामिनी अपनी चारों बहुओं के सामने चावल से भरे हुए कलश रख देती है। इसके बाद तान्या और मोना और इमली कलश को धीरे से गिराती हैं, मगर कोमल कलश को जोरदार लात मारती है, जिस कारण कलश घर के अंदर दूर जाकर गिरता है। इस मौके का फायदा उठाती हुई शहर की दोनों मॉडर्न बहुएं कोमल को चिढ़ाती हुई कहती हैं, और ये लगा सिक्सर, व्हाट अ शॉट मोना। लगता है हमारी गवार देवरानी ने कलश को क्रिकेट की गेंद समझकर बस मार दिया। गृह प्रवेश के बाद चारों बहू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, जहां शहरी बहुएं अपने सुहागरात पर अपने पति के साथ शैंपियन पीकर सेलिब्रेट करती हैं। लेट्स हैव फन रोहन, थैंक यू, तुमने मेरे सपने को पूरा किया। यू नो व्हाट, मेरा हमेशा से सपना था कि शादी की रात में अपने हस्बैंड के साथ शैंपेन पीकर सेलिब्रेट करूं। तान्या, ये मैंने माँ से छुप कर किया है। मेरी मम्मी बहुत मॉडर्न है, मगर उन्हें शराब पसंद नहीं। ससुराल के पहले दिन इमली और कोमल तड़के सुबह उठकर सारा कामकाज खत्म कर देती हैं। वहीं तान्या और मोना भी मेकअप करके तकरीबन 9 बजे कमरे से किचन में आती हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, क्या बात है, अभी तक चाय ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं बना? तान्या बहू, मोना बहू, आज तुम्हारी देवरानियों के साथ तुम दोनों की भी पहली रसोई है, तो चलो आज मेरी दोनों बॉडम बहू को बता दो कि मेरी शहरी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। ओह गॉड, आज तो बुरे फंस गए। मुझे और मोना को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। वो मम्मी जी देखिए ना, हमने कितनी मेहनत से मेकअप किया है, किचन में खाना बनाकर हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। तो फिर ठीक है, तुम दोनों अपनी पहली रसोई में बस हलवा बना लो, इससे तुम्हारा मेकअप भी नहीं बिगड़ेगा और रसम भी हो जाएगी। एक तरफ जहां इमली और कोमल पहली रसोई में छोले, पूरी, खीर, गुलाब जामुन बनाती हैं, वहीं मोना और तान्या पतला सा लेई जैसा हलवा बनाकर लाती हैं। तान्या बहू, मोना बहू, ये क्या बनाया है तुमने? हलवा है मम्मी जी। अरे ये हलवा है कि पतला पानी? अब तुम दोनों ये भी बता दो कि इस स्पेशल हलवे को खाकर पीऊं या पीकर खाऊं। अपनी सास की इस बात पर दोनों गांव की बहुएं हंस पड़ती हैं, जिसके बाद कामिनी कोमल और इमली का बनाया खाना खाती है तो उंगलियां चाटती रह जाती है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। सोसाइटी की औरतें मुंह दिखाई के लिए कामिनी के घर आने लगती हैं, मगर तान्या और मोना को बार बार हिचकी आई जा रही थी और तभी मुंह दिखाई के बीच में ही तान्या उल्टी कर देती है। ये देखकर कामिनी की सहेली डिम्पल बातें बनाने लगती है। क्या बात है कामिनी, अभी तो तेरी बहू की शादी को 1 दिन भी नहीं हुआ है और वो उल्टी कर रही है। डिम्पल, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कामिनी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वैसे तो तुम बहुत ही इज्जतदार बनती हो, तो ये क्यों नहीं बताती कि तुम्हारी शहरी बहू तान्या शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। शरीफ घर में ये सब कुछ होता है? छी 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 छी। ये सब सुनकर इमली और कोमल बाथरूम में तान्या के पास जाते हैं। जेठानी जी, का तुम माँ बनने वाली हो? जल्दी बताओ, सासू जी की इज्जत का सवाल है। नहीं इमली, वो कल रात मैंने और रोहन ने शादी की खुशी में शराब पी ली थी, बस मुझे उसी का हैंगओवर हो गया है। इमली जल्दी से अपनी जेठानी मोना को नींबू पानी पिलाती है और फिर बाहर आकर बेधड़क डिम्पल से कहती है, नमस्ते डिम्पल आंटी जी, अगर सासू माँ से बात हुई गई हो तो थोड़ी बातें हमसे भी कर लो। वो का है ना, जो दूसरों की इज्जत उछालता है, हम का छक्का अच्छे से छुड़ाना जाना थे। अरे जेठानी जी को उल्टी का हो गई तो आपको लगा कि वो अम्मा बनने वाली है। चलिए हम आपकी गलतफहमी मिटा देते हैं। हमारी जेठानी माँ नहीं बनने वाली, वो बस उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मगर जब कभी भी हमारी जेठानी ओवरलोड होगी ना, तब सबसे पहले लड्डू हम आपको ही खिलाएंगे, काहे कि हमारी जुबान बहुत कड़वी है। इमली की फटकार डिम्पल को करारे तमाचे की तरह लगती है। इसके बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है और कामिनी के साथ साथ उसकी दोनों शहरी बहू उससे माफी मांगती हैं। आई एम सॉरी इमली बहू, अपनी सास को माफ कर देना। हाँ इमली, प्लीज मुझे भी माफ कर देना। हमने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की और फिर भी तुमने इतने लोगों के बीच मेरे लिए बोला और उनका मुंह बंद कर दिया। थैंक यू। इस तरह से दोनों गांव की देसी बहू सभी का दिल जीत लेती हैं और खुशी खुशी उनके साथ रहती हैं। माँ, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। माँ, कुछ खाने को दो ना,
हम सूखी रोटी भी खा लेंगे। नहीं बच्चों, ऐसे मत बोलो। अभी तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे, वो जरूर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे। कोयल अपने बच्चों से इतना बोल ही रही होती है कि तभी नशे की हालत में नरेश घर के अंदर घुसता है। नरेश के हाथ में शराब की बोतल होती है, जिसे देखकर कोयल कहती है, आज आप फिर शराब पीकर आ गए। आप क्यों इतनी शराब पीते हैं? अगर आप इतनी शराब पियेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो तुझे क्या? तू होती कौन है मुझे शराब पीने से रोकने वाली? भूल मत, मैं तेरा पति हूँ और तू मेरी पत्नी, और पत्नी पति की पैर की जूती होती है। ये आप क्या बच्चों के सामने अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? कम से कम बच्चों के सामने तो ये सब मत बोलिए। उन पर इस चीज का क्या असर पड़ेगा? जो असर पड़े वो पड़ने दो, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जा मेरे लिए रोटी लेकर आ। घर में राशन का एक दाना भी नहीं है और आप रोटी लाने की बात कर रहे हैं। सारे कमाए हुए पैसों को तो आप अपनी इस शराब में उड़ा देते हैं। घर में राशन कहाँ से आएगा? तेरी इतनी हिम्मत कि अब तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है? इतना कहकर नरेश गुस्से में अपनी शराब की बोतल को नीचे फेंक देता है, जिससे वो बोतल टूट जाती है और उसके कांच के टुकड़े कोयल के पैरों में लग जाते हैं, जिस वजह से कोयल दर्द से कर्रा रही होती है। लेकिन नरेश को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो जाकर घर में रखे हुए एक डंडे से अपनी पत्नी कोयल को मारना शुरू कर देता है। कोयल दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन नरेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद नरेश वहाँ से चला जाता है। अब मत रो माँ, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें भूख नहीं लग रही। हाँ माँ, हमें भूख नहीं है। आज के बाद हम कभी भी आपसे खाना नहीं मांगेंगे। ज्योति, नंदिनी, काजल और राजू, चलो अब तुम चारों सो जाओ। मुझे माफ कर देना बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाई। मैं तो अपने इस 2 साल की मुन्नी को भी खाली पेट की वजह से दूध नहीं पिला पा रही हूँ। इसका रोना भी मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आप रोना बंद करो माँ, मुझे भगवान पर विश्वास है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद कोयल अपने बच्चों को गले से लगाकर रोने लगती है। कोयल अपनी 5 बेटियों ज्योति, अंजलि, काजल, नंदनी और सबसे छोटी गोद की बेटी मुन्नी और एक बेटी राजू के साथ रहती थी। कोयल का पति नरेश एक नंबर का शराबी आदमी था, जो रोज शराब पीकर कोयल को मारा करता था। नरेश अपने सारे पैसे शराब पीने में ही उड़ा दिया करता था, जिसके चलते कई दिनों तक कोयल और उसके बच्चों को भूखा रहना पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन नरेश की शराब पीने की आदत नहीं छूटी और ज्यादा शराब पीने से नरेश की मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? ये पहले से ही कुछ नहीं कमाते थे, लेकिन कम से कम इनका आसरा तो था। लेकिन अब ये हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अब मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं कहती थी ना आपसे, आप शराब पीना छोड़ दीजिए। इस शराब ने मेरी सारी खुशियाँ उजाड़ दी। नरेश को गए हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। पहले से ही घर के हालात ठीक नहीं थे, लेकिन नरेश के जाने के बाद घर के हालात और बिगड़ जाते हैं। अरे आप यहाँ? ये मेरा घर है, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? तुम लोगों पर पहले से ही 6 महीने का किराया चढ़ा हुआ है। अब तुम्हारा शराबी पति भी मर गया। तुम लोग ये घर 2 दिन के अंदर खाली कर दो, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। ऐसा न करिए, भगवान के लिए हमें इस घर से मत निकालिए। मैं अपने मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं आपके पैसे जल्द ही दे दूंगी। कैसे दोगी मेरे पैसे? तुम्हारा शराबी पति तो मर गया, अब तुम अपने बच्चों को संभालो या मेरे पैसे दोगी? इससे अच्छा है कि तुम मेरा घर खाली कर दो। कोयल मकान मालिक के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन मकान मालिक को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। के बाद कोयल अपने बच्चों को लेकर किराए का घर खाली करके वहाँ से चली जाती है। कोयल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, इसीलिए कोयल अपने गाँव के पास वाले जंगल में जाकर अपने बच्चों को लेकर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को कहाँ रखूंगी? जंगल में इस तरह खुले में रहना मेरे और मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ तो इन पेड़ और घास के अलावा और कुछ भी नहीं है। कोयल इतना बोल ही रही होती है कि तभी कोयल की बड़ी बेटी अंजलि कोयल से कहती है, माँ, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम इन घासों से ही अपना घर बनाएं? मेरे स्कूल की मैडम ने घास के घर बनाने के बारे में हम लोगों को बताया था।
घास का घर अंदर से काफी ठंडा रहता है, तो हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। लेकिन अंजलि बेटा, हमें नहीं पता कि घास का घर कैसे बनाया जाता है। आप फिक्र मत करो माँ, हमें बस घास इकट्ठा करने की जरूरत है, फिर आप देखना हम लोग कैसे घास का घर बनाकर तैयार करते हैं। नंदिनी, तुम यहाँ बैठ जाओ और मुन्नी को संभालो, और तुम सब मेरे साथ घास इकट्ठा करने में मदद करो। सभी बच्चे बहुत सारी घास को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में बहुत सारी घास इकट्ठा हो जाती है। अब अंजलि और कोयल मिलकर घास के घर बनाने लगते हैं और बाकी के बच्चे उनकी मदद करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी लोगों की मेहनत रंग लाती है। उन सब का घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। हमारा नया घर कितना प्यारा है ना। अब हम सब अपने इस नए घर में रहेंगे। अंजलि बेटा, आज तुम्हारी ही तरकीब से हम लोगों को अपना घर मिल पाया है। मुझे गर्व है तुम पर। अब कोयल और उसके सभी बच्चे उस घास के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। घर का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अब मुझे घर चलाने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। लेकिन गुजारा करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या काम करूं जिससे घर का गुजारा हो पाए? माँ, हम जंगल में रहते हैं, यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं, तो क्यों ना आप इन पेड़ों की लकड़ियाँ ले जाकर बाहर बाजार में बेचना शुरू करें। यहाँ पर आसपास ज्यादा लकड़ियों की दुकान नहीं है, तो हमारा लकड़ी बेचने का काम अच्छे से चलेगा। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो अंजलि, मैं आज ही लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचती हूँ। जिसके बाद कोयल बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करती है और उन्हें ले जाकर बाजार में बेचती है, और एक ही दिन में कोयल की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब कोयल अक्सर लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। धीरे धीरे कोयल के घर की आर्थिक स्थिति अब ठीक होने लगती है, और देखते ही देखते वो लोग अपना एक खुद का घर ले लेते हैं और साथ साथ अपनी एक राशन की दुकान भी खोल लेते हैं, जिससे अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।